अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोग टेनेंसी एक्ट 1887 स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, ये जो टेनेंसी एक्ट है, इसके बारे में मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किए गए थे। सबसे ज्यादा जो है वो आप लोगों की डिमांड थी। मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आए थे इसके ऊपर, तो इसीलिए जो है वो हमने इसको जो है वो पहले शायद, वरना अदरवाइज हम लोग पहले पीपीसी और सीआरपीसी स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो इसको कवर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर तमाम के तमाम पीरा के लॉज मौजूद हैं। सिर्फ टेनेंसी एक्ट रहता है और पीपीसी सीआरपीसी रहता है, जो कि हम विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है उसको समझने से पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन जरूरी है। उसकी वजह ये है कि जो भी बच्चे जो है वो इसको करंट टेनेंसी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है, इस वक्त जो टेनेंसी जिस तरह से चल रही है, ठीक है, और या इस तरह इस वक्त जो जिस तरह के रेंटल अरेंजमेंट्स हैं या रेंटल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, अगर उसको सामने रखते हुए अगर आप टेनेंसी एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में हरगिज नहीं आएगा। तो ये जो पहला लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जो है वो वाकई टेनेंसी एक्ट को समझना है तो ये जो आज का लेक्चर है पहले पहला, ये जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको बड़े गौर से सुनिएगा, बल्कि 2 दफा सुनिएगा। अच्छा भाई, ये है जी नाम इसका, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। मैं आपको थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि ये क्यों नाफिज किया गया। हमें ये पता है कि बड़े सगीर में 1857 में ब्रिटिश ने जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर, ठीक है, कंप्लीट इंडिया पे जो है वो इनका तसल्लुत हो गया, कंप्लीट इंडिया। अब मामला ये था कि यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत कुछ था, और सबसे बड़ा जो रिसोर्स था वो यहाँ की एग्रीकल्चरल लैंड्स थी। अब यहाँ पे ये कोई ऐसा इलाका नहीं था कि यहाँ से जो है वो मिनरल्स निकल रहे हैं, या ये कोई ऐसा इलाका नहीं था कि यहाँ से जो है वो ऑयल निकल रहा है या कोई और चीज निकल रही है। यहाँ का सबसे बड़ी जो दौलत थी इस एरिया की, वो क्या था? वो यहाँ की लैंड्स थी, यहाँ की फर्टाइल लैंड्स, जो कि हर तरह की फसलें जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी। अब ब्रिटिश इंडिया के लिए जो है, या ब्रिटिशर्स के लिए जो है वो क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? वो ये थी कि जमीन से मैक्सिमम फायदा उठाया जाए। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहले 1868 में एक टेनेंसी एक्ट दिया, टेनेंसी एक्ट। अब सवाल ये है कि 1868 में टेनेंसी एक्ट की जरूरत क्या पेश आ गई? इससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, अकबर का दौर याद करें। अकबर के दौर में अगर आपको याद हो तो उसने एक मनसबदारी का निजाम दिया था, मनसबदारी निजाम, जिसमें ये कहा गया था कि मिसाल के तौर पे ये शख्स जो है वो 1000 मनसबदार है, मनसबदार, इस तरह से लोगों को मनसब दिए जाते थे। अब ये जो 1000 मनसबदार है, इसका मतलब ये है कि ये शख्स जो है वो 1000 मैन और 1000 हॉर्सेस ये हर वक्त रेडी रखेगा। किस पर्पस के लिए? जंग के लिए। फॉर विच पर्पस? वॉर के लिए। हर वक्त जो है ये इतने बंदे तैयार रखेगा। लेकिन ये क्यों तैयार करेगा भाई? उसको उसको क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो अकबर के लिए इतनी बड़ी फौज बना के रखे? उसके बदले में उस शख्स को, इस जो मनसबदार है, इसको क्या मिलेगा? इसको मिलेगी लैंड, ठीक है, और एक बड़ी लैंड होल्डिंग जो है वो इसको दे दी जाएगी, और उसको ये कहा जाएगा कि ये लैंड इस्तेमाल करो, इसके रिसोर्सेज जो है, इसकी काश्तकारी, ठीक है, इसकी फसल जो है वो बेचो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी, और अपना खर्चा भी पूरा करो। ठीक है, ये जो 1000 लोग हैं इनका खर्चा भी पूरा करो, ये जो घोड़े पाले हुए हैं इनका चारा भी पूरा करो उससे। लेकिन जब जंग हो तो ये बंदे जो है वो आपके रेडी होने चाहिए। सही है। और ये निजाम बड़ा कामयाब भी हुआ, क्योंकि उस जमाने में बड़े सगीर के अंदर बड़ी, और खास तौर पे पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ बेशुमार लैंड्स पड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा लैंड्स पड़ी हुई थी। तो जिसको मर्जी दे दे, ठीक है। इसी तरह से जो है वो इंडिया भी चूंकि ब्रिटिशर्स के पास था सारा, तो वहां पर भी बेशुमार लैंड थी। पंजाब जो था वो तो था ही लैंड ऑफ फर्टाइल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा जमीनें दी गई, ठीक है। कोई 5000 का मनसबदार था, ठीक है, कोई 1000 का मनसबदार था, कोई 500 का मनसबदार था, ठीक है, कोई 300 का मनसबदार था। इस तरह से जो है वो लोगों की लॉयल्टी के मुताबिक, ठीक है, उनकी स्किल्स के मुताबिक और उनकी वेल्थ के मुताबिक जो है वो उनको मनसबदारियां दी जा रही थी। जो जितना बादशाह के करीब था उतना बड़ा मनसबदार था। इससे क्या हुआ कि जमीन जो है वो चंद हाथों के अंदर आ गई, ठीक है। जमीन के ऊपर बहुत बड़े बड़े जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो फ्यूडल्स हैं, वो उस पे उन्होंने जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। सही है। तो जब हुकूमत खत्म हुई है, जारी बात है, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने देखा कि यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं, और इतनी बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं कि उनको खुद पता नहीं है कि हमारी जमीन कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, और उस लैंड के ऊपर उनका सही तरह से कंट्रोल भी नहीं है, ठीक है। सही तरह से वो उससे पैदावार भी नहीं ले रहे। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है, अगर उसके पास 1 मुरब्बा है तो वो उससे बहुत उसके ऊपर एफर्ट करेगा, ठीक है, या 10-15 एकड़ है, 20 एकड़ है, उससे बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। लेकिन उसके पास अगर 50 या 100 मुरब्बे हैं तो वो कहेगा खैर है, कोई बात नहीं, अगर पैदावार कम भी आती है तो कोई मसला नहीं है। तो ये सारी की सारी दौलत जब मिल जाएगी तो एक बड़ी अमाउंट बन जाएगी। अगर उसको 1 एकड़ से जो है वो 1 लाख रुपया भी बच रहा है तो फिर उसको अच्छी खासी रकम तब भी बच जाएगी। तो कहने का मतलब ये है
कि उसको इतनी ज्यादा परवाह नहीं होगी। सही है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि एक तरफ तो भाई ये फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और ऑन दी अदर साइड जो है वो यहाँ पर पीजेंट्स या फार्मर्स फार्मर्स हैं या पीजेंट, ये वो लोग हैं जो इनकी जमीनों पे काम करते हैं। ठीक है। इनके इनके मजारे हैं या इनके टेनेंट हैं, जिनको ये किसी भी वक्त निकाल देते हैं जमीनों से जब दिल करता है। जो है उसकी इवन के बावजूद ऐसा भी होता था कि फसलें खड़ी होती थी और वो उसको निकाल बाहर करते थे, उठा के फेंक देते थे कि ये कोई तुम्हारी फसल नहीं है, चलो भागो इधर से, इसके ऊपर जो है वो अब आज से हमारा कब्जा है, हम ही जो है वो इस फसल को काटेंगे और हम ही जो है वो इसको बेचेंगे। तो ये इस तरह की सारी जो चीजें थी वो भी ब्रिटिशर्स देख रहे थे। तो अब दो चीजें थी। अब एक तो वो ये चाहते थे कि जो पहला जो फॉरमोस्ट उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पैदावार ज्यादा हो। ठीक है। दूसरा ये था कि ये जो किसान है ये बगावत ना, सही है, एक तो पैदावार ज्यादा हो, दूसरा किसान जो है बगावत ना करें, और तीसरे नंबर पे ये है कि उसके लिए ये जरूरी था कि किसानों को हकूक दिए जाए। सही है। और चौथा पर्पस ये था कि ये जो मनसबदार हैं, ये जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं, इनके हकूक जो हैं उनको हकूक को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तो बच्चों ये वो सारी रीजंस थी जिनकी वजह से जो है वो पहले सबसे पहले 1868 में 1868 के अंदर लैंड रेवेन्यू एक्ट को यहाँ पर नाफिज किया गया और उसके बाद 1887 में। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो इस वक्त नाफिजुल अमल है? तो ये पूरी तरह से नाफिजुल अमल नहीं है, बिकॉज जो ऑक्यूपेंसी राइट्स इसके अंदर जो बताए गए हैं वो अब एक्सरसाइज नहीं होते। अब जो रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत या किसी और एक्ट के तहत या कोई छोटी मोटी जो है वो इसकी शिक वहां पर इस्तेमाल की जाती है। अब राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद नहीं होता। ठीक है। तो जब भी आपने इसको पढ़ना है, किसी भी इसकी शिक को आपने पढ़ना है, तो आपने ब्रिटिश दौर को अपने सामने रख के फिर पढ़ना है। आज के दौर के मुताबिक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये कभी भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको जितने अच्छे तरीके से हो सकता है मैं समझाऊं। तो सबसे पहले जो है 1868 के अंदर एक एक्ट लेके आया गया। ठीक है। 1857 की जंग आजादी के बाद उसमें काफी ज्यादा मसले मसाइल थे, उसके बाद काफी ज्यादा झगड़े वगैरह हुए। ठीक है। लोगों के डिस्प्यूट्स थे। फिर 1887 के अंदर जो है वो एक और एक्ट लेके आया जो उससे कुछ बेहतर हालत में था, जो कि अभी तक जो है वो इन्होंने नाफिज किया हुआ है। ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर क्या क्या है अब आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी। ठीक है जी। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। आज टोटल सेक्शंस जो है वो इसमें 116 हैं, चैप्टर जो है वो 8 हैं। चैप्टर 1 की बात करते हैं, ये है प्रीलिमिनरी। टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। ये पंजाब टेनेंसी एक्ट इसका नाम है। इट एक्सटेंड्स टू द होल पंजाब, ये पूरे पंजाब के ऊपर लागू है। अब यहाँ गौर कर लें कि यहाँ पर ट्राइबल एरियाज का जिक्र नहीं है। उसके बाद है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डे एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट ऑन हिज बिहाफ। ठीक है। और ये इनटू फोर्स कब होगा, यानी इनफोर्स कब होगा? जिस दिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इसको नोटिफाई करेगी। नोटिफिकेशन यानी इसका लेटर निकालेंगे तो उस दिन ये क्या होगा, पूरे पंजाब पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 2, पावर टू मेक रूल्स इन एंटिसिपेशन ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है। ये भी इन्होंने जो है वो यहाँ पे रिपील कर दिया है। थर्ड भी रिपील कर दिया है। फोर्थ में आ जाते हैं ये डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसे पहले उसने लैंड की डेफिनेशन किया कि लैंड एक्चुअल में क्या होती है। तो बच्चों लैंड होती क्या है? इंक्लूड्स यूज्ड, जो कि खुद यूज कर रहे हैं, या लेट, या किराए पे दिए। लेट का मतलब होता है किराए पे देना। जैसे जैसे बिल बोर्ड पे लिखा होता है टू लेट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज सबसर्विएंट टू द एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी पर्पज को फुलफिल कर रही है। और पास्चर या फिर चरागा, पास्चर मतलब चरागाहें वगैरह होती हैं जहाँ पे जानवर चरते हैं जाके। ऑल्सो इंक्लूड साइट्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर स्टैंडिंग ऑन विच द एग्रीकल्चर पास्चर लैंड, या फिर उसी एग्रीकल्चर या चरागाह की जो जमीन है उस पर कोई बिल्डिंग खड़ी है, कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है। कोई जानवरों के लिए बाड़ा बनाया हुआ है, कोई जमीन बनाई हुई है, कोई कमरे बनाए हुए हैं जहां पर जो है वो चारा वगैरह या बाकी वंडा वगैरह स्टोर करते हैं, कोई ऐसी चीज है। एक्सक्लूड साइट ऑफ बिल्डिंग इन टाउन्स और विलेज, या और इसमें जो है टाउन और विलेज की जो बिल्डिंग्स हैं वो शामिल नहीं है। ठीक है। सिर्फ एग्री लैंड शामिल है। एग्री लैंड है या पास्चर है, सिर्फ वो शामिल है। गवर्नमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? गवर्नमेंट शेल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज प्रोवाइड्स मींस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहाँ पे जब भी गवर्नमेंट का जिक्र होगा, चूंकि ये पंजाब का एक्ट है, इसका मतलब होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारी सूबाई हुकूमत। पे से क्या मुराद है? पे से मुराद वही है जो हमने पहले वाले एक्ट में पढ़ा था। पे with its grammatical variation and cognate expressions include when used with reference to rent। जब रेंट पे करने की यहाँ पे बात होगी, उसका मतलब सिर्फ पे करना नहीं है बल्कि रेंडर करना या डिलीवर करना। इसका मतलब होता है जाके पेश करना। और मैं इसको पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। होता ये है कि जब लैंड रेवेन्यू की वसूली के लिए लोग जाते हैं, पता लगा है कि एक बंदा जो है वो एक पिछले 2 साल से लैंड रेवेन्यू पे ही नहीं कर रहा, और जब उसकी वसूली के लिए जाया जाता है तो वो कहता है जी मैं तो पे करने के लिए रेडी था, मेरे पास कोई आया ही नहीं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो यहाँ पर जो है वो रेंडर और डिलीवर की जो है वो जरूरत पेश आती है कि उसको बताया जाता है
कि भाई आपके पास किसी ने नहीं आना, आपने खुद जाके पे करना है। आपने खुद, जैसे आप बिजली का बिल खुद जाके पे करते हैं ना, आपके घर से वो लेने के लिए नहीं आता कोई भी। तो आपने इस तरह की जितनी भी सरकारी वाजिबात हैं उसको डिलीवर करना होता है, रेंडर करना होता है, खुद जाके जमा कराना होता है, खुद जाके लाइन में लगना है, ठीक है, और वहां जाके जमा करा के उसकी रसीद लेनी है। ना सिर्फ रसीद लेनी है बल्कि उस रसीद को अपने पास संभाल के भी रखना है ताकि फ्यूचर में भी आपके काम आ सके। तो यहाँ पे जो पे का मीनिंग है वो जस्ट पे नहीं है बल्कि एक वास्ट मीनिंग है। इसके बाद आ जाता है जी रेंट। रेंट मींस वट एवर इज पेएबल टू द लैंडलॉर्ड इन मनी। लैंडलॉर्ड को जो भी दिया जाता है किसकी तरफ से, टेनेंट की तरफ से, ठीक है, जिसको ठेके पे जमीन दी गई है। काइंड और सर्विस बाय द टेनेंट ऑन अकाउंट ऑफ द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड बाय हिम, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ यूज, या फिर उसने वो जमीन को यूज कर रहा है या उस पर काबिज है, ठीक है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट जो है वो जो भी उसका मुआवजा दिया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, रेंट कहा जाएगा। बट इट शैल नॉट इंक्लूड एनी सेस। लेकिन कहते हैं इसमें सेस वगैरह शामिल नहीं है। सेस कहते हैं महसूल को, ठीक है, चूंकि महसूल वगैरह कोई विलेज सेस है या कोई और कंट्रीब्यूशन है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। अब महसूल क्या होता है पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। महसूल का मतलब ये है कि विलेज के अंदर कोई सर्विस है, मिसाल के तौर पे गांव वालों का तालाब है, सबका इकट्ठे है, सॉरी, ठीक है, वो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पे कोई शादी घर है, ठीक है, वो सारे इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पे कोई चरागाह है, ठीक है, इसके अलावा वहां पे जो है वो पंचायत ऑफिस है। ये वो चीजें हैं जो कि सारे के सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जारी बात है इनका एक एक्सपेंस भी है। तो ये एक्सपेंस जो है वो क्या है, बाज़ बात ऐसा होता है कि कलेक्टर ऑर्डर कर देता है कि ये इसके लिए हर घर वाला जो है साल में 1,000 रुपया जो है वो पे करेगा। वो नंबरदार के पास जमा करवाए या किसी और को, इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, उसके पास वो पैसे जमा करवाता है। और इन सारी चीजों के ऊपर जो है लोगों की फलाह बहबूद के लिए इसको खर्च किया जाता है, ठीक है। इसको सेस कहा जाता है। ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता बल्कि ये पूरे के पूरे गांव के लिए होता है, ये कलेक्टिव बेनिफिट के लिए होता है। अच्छा, यहाँ एक और चीज भी मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे हमने कॉलोनाइजेशन एक्ट में पढ़ा था ना कि वो गवर्नमेंट की लैंड की कॉलोनाइजेशन थी, गवर्नमेंट की लैंड जो है वो लोगों को दी जा रही थी। यहाँ पर प्राइवेट लैंड का जिक्र हो रहा है, ठीक है, यहाँ प्राइवेट लैंड्स हैं और वो लोगों को जो है वो एक दूसरे को देनी है, ठीक है। और खास तौर पे वो वाली लैंड जो कि बड़े बड़े लैंड होल्डर्स के पास है, ठीक है। और इसके लिए, इस पर्पज के लिए इन्होंने क्या किया था, मुख्तलिफ किस्म की इन्होंने जो है वो यहाँ पर बार भी इम्पोज किए थे या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की। यहाँ इस दौर के अंदर, ये जिस दौर की हम लोग बात कर रहे हैं ना, 1857 से लेके 1887 तक, इस दौर के अंदर बहुत ज्यादा लैंड रिफॉर्म्स भी हुए थे यहाँ पर। क्योंकि जब अंग्रेज ने आके यहाँ पे डाटा इकट्ठा किया तो वो तो सर पकड़ के बैठ गए, कहते लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, वो तो इसको सही तरह से जो है वो यूज ही नहीं कर सकते। तो ये इनके ऊपर बार लगाए। फिर इसके लिए उन्होंने क्या बार लगाया कि किसी के ऊपर जो है वो 50 एकड़ का बार लगा दिया कि एक शख्स जो है वो 50 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकता। बाकी का जो है वो किसी ना किसी टेनेंट को उसको लाजमी देना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंडेटरी जो है वो टेनेंसी भी इसके अंदर शामिल थी। इस तरह की शिकें भी लगाई गई, वो आप फ्यूचर के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर आप इन सारी चीजों को देखें तो आपको पता लगेगा कि ये जो है ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉलोनियल है, ठीक है। ये जो पोस्ट कॉलोनियल एरा है या जो पोस्ट पार्टीशन एरा है उसके ऊपर इसकी ज्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो रेंट को डिस्कस कर रहे थे। एरियर ऑफ रेंट क्या है जी, एरियर कहते हैं वाजिबात। वाजिबात जो कि आपने अभी तक जमा नहीं कराया, मींस द रेंट विच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द डेट ऑन विच इट बिकम्स पेएबल, ठीक है। जिस डेट को वो पेएबल है, फॉर एग्जांपल आपने एक कोई चीज रेंट जो है वो पे करना था 30 जून को, ठीक है। अब 1 जुलाई जैसे ही आएगी तो उससे ये क्या बन जाएगा, एरियर बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी टेनेंट क्या है। टेनेंट मींस अ पर्सन होल्डिंग अ लैंड अंडर अनदर एंड लायबल टू पे द रेंट। उसने रेंट पे करना है। इट डज नॉट इंक्लूड मॉर्टगेजी। इसमें मॉर्टगेजी शामिल नहीं है। मॉर्टगेजी कौन होता है, मिसाल के तौर पे आपने बैंक से लोन लिया और अपनी जमीन जो है वो रहन रखवा दी, तो बैंक इस केस में क्या है, मॉर्टगेजी है। सही है, बैंक क्या है, मॉर्टगेजी है। और आप क्या है, आप है मॉर्टगेजर, मॉर्टगेज करवाने वाला। और जिसके पास रहन रखवाया वो कौन है, वो मॉर्टगेजी है। तो मॉर्टगेजी जो है उसको भी टेनेंट नहीं कहा जाएगा, यानी बैंक को आप इस सूरत में टेनेंट नहीं कहेंगे, बिकॉज बैंक तो मॉर्टगेजी है, वो टेनेंट थोड़ी है। रेवेन्यू फार्मर्स फॉर एरियर, ठीक है। या फिर जो है वो आपके किसी शख्स के कोई एरियर रहते थे और रेवेन्यू ऑफिसर ने, जैसे हमने पिछले एक्ट में पढ़ा हुआ था लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर, कि उसकी लैंड ट्रांसफर कर देते हैं। एक ने जो है वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया तो उसकी लैंड पकड़ के दे दी बी को, तो वो जो बी है उसको आप क्या कहेंगे, उसको टेनेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट लीज होल्डर्स फॉर सबलेटिंग, या फिर गवर्नमेंट से किसी ने लीज पे ली और आगे सबलेट कर दी, आगे किसी और को लीज पे ले ली। यानी मिसाल के तौर पे ए जो है उसने जमीन किससे ली है, गवर्नमेंट, और आगे क्या किया, बी को लीज पे दी। तो ठीक है, तो ये शख्स जो है इसको भी आप टेनेंट नहीं कहेंगे। इसी तरह से लैंडलॉर्ड मींस द पर्सन अंडर होम द टेनेंट होल्ड्स अ लैंड and to whom the tenant is or but for the special contract would be liable to pay the rent for that land। इस तरह से लैंडलॉर्ड कौन है, ठीक है, एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर कोई, जिसके नीचे कोई टेनेंट है जिसको उसने जमीन जो है वो रेंट पे दी हुई है। सही है, लैंडलॉर्ड
लैंड ऑनर का जो है वो फर्क हमने पिछले जो लॉ है उसके अंदर पढ़ लिया था, ठीक है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर। एंड टू होम द टेनेंट इज और बट फॉर द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वुड बी लाइबल टू पे द रेंट, वो लाइबल है कि वो इसको रेंट पे करे, ठीक है। अदरवाइज अगर वो खुद ही जमीन काश्त कर रहा है तो फिर वो लैंडलॉर्ड नहीं होगा बल्कि वो लैंड ऑनर होगा। अगर उसने किसी को ठेके पे दी है फिर वो लैंडलॉर्ड होगा, और जिसको ठेके पे दिया वो क्या होगा, वो टेनेंट होगा। अब उसके बाद है जी टेनेंट एंड लैंड इंक्लूड्स द प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट ऑफ द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड रिस्पेक्टिवली। कहता है यहाँ पे टेनेंट और लैंडलॉर्ड से मुराद जो है उनके प्रीडिसेसर और सक्सेसर भी हैं। प्रीडिसेसर मतलब बाप दादा, और सक्सेसर मतलब बच्चे और आगे फिर उनके बच्चे, ठीक है, वो भी शामिल है, यानी उनकी पिछली नस्लें और उनकी अगली नस्लें जो है वो भी शामिल हैं, उनको भी टेनेंट ही कहा जाएगा। सही है। इसके बाद आ जाता है जी टेनेंसी क्या चीज है। टेनेंसी मींस अ पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाय अ टेनेंट ऑफ ए लैंडलॉर्ड अंडर वन लीज और वन सेट ऑफ कंडीशन। टेनेंसी का मतलब ये है कि एक वो पीस ऑफ लैंड जो जमीन का टुकड़ा है उसको कहा जाएगा कि ये क्या है, ये टेनेंसी है। मींस अ पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाय टेनेंट, जो कि टेनेंट ने अपने पास रखा, सही है, ऑफ ए लैंडलॉर्ड, लेकिन मलकियत किसकी है, मलकियत है लैंडलॉर्ड की, ठीक है, अंडर वन लीज, ठीक है, एक लीज एग्रीमेंट है या वन सेट ऑफ कंडीशंस, या फिर उसके बिहाइंड वन सेट ऑफ कंडीशंस का मतलब है कोई कॉन्ट्रैक्ट मौजूद, सही है, जैसे कि आजकल होता है। आजकल जो है आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट होता है जिसके तहत ये एक लैंड जो है वो दूसरे शख्स को दी जाती है, और ये आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह जो है उसके अंडर देखा जाता है इसको। यहाँ पर टेनेंसी एक्ट बहुत कम इस्तेमाल होता है, इन केस अगर कोई कोई डिस्प्यूट वगैरह हो तो वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट लैंड ऑनर और होल्डिंग क्या है, हैविंग द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू दोज वर्ड्स इन पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर जो स्टेट का जो मतलब था, लैंड ओनर का जो मतलब था, होल्डिंग का जो मतलब था, वो सारे का सारा वही है जो कि पिछले एक्ट के अंदर हमने पढ़ा है। वहां पे हमने देखा था कि स्टेट को मौजा कहते हैं, लैंड ओनर का मतलब क्या है, जो लैंड जो है उसकी है और वो खुद ही उसको काश्त कर रहा है। होल्डिंग का मतलब क्या है, उसकी जमीन है, ठीक है जी, होल्डिंग जितनी जमीन उसके पास है वो उसकी लैंड होल्डिंग है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू क्या है, लैंड रेवेन्यू भी बच्चों वही है जो कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर हमने पढ़ा। means the revenue assessed under the law of Punjab Land Revenue Act 1967, और it is also include an irrigation rate। इसमें भी क्या है, इरिगेशन रेट भी शामिल है, इसको आबियाना कहते हैं, आबियाना, जो कि इरिगेशन जो पानी हम लेते हैं नहरों से उसके भी पैसे पे करने पड़ते हैं, वो भी इसमें शामिल है। क्विट रेंट कम्यूटेशन सम्स पेबल टू द गवर्नमेंट और असाइनी। क्विट रेंट बस बात ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी को जमीन दे देती थी, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि उसे कहती थी कि आपने रेंट पे नहीं करना, ठीक है, और लेकिन आपने जो है वो लैंड रेवेन्यू पे करना है, टैक्स पे करना है, सही है, लैंड रेवेन्यू आपने पे करना है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, ये भी इसमें के अंदर कहता है वो शामिल है। तो आपने क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, उसका लगान पे करना है। इस तरह की जमीन, इस तरह के एग्रीमेंट भी लोगों के साथ हो जाते थे। सम्स पेबल टू द गवर्नमेंट और इट्स असाइनिंग, या वो गवर्नमेंट को पे करना है या फिर असाइनी को पे करना है। बस ऐसा होता है गवर्नमेंट डायरेक्टली वसूल करती थी या फिर किसी को असाइन कर देती थी। असाइन किसी शख्स को कहती थी कि तुमने हमारे बिहाफ पर, ठीक है, इस गांव से, हमारे बिहाफ पर जो है वो इस गांव से क्या करना है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है, तो वो शख्स क्या होगा, वो असाइनी होगा। और यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, असाइनर थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता आमतौर पे, अब डायरेक्टली ही जो है वो लैंड रेवेन्यू वसूल किया जाता है। वहां दरमियान में ये हो सकता है कि नंबरदार जो है वो लोगों से वसूल करे और फिर उसको बैंक में जमा करा दे, या जो भी तरीका कार है उसके मुताबिक जमा करवा दे। अच्छा भाई, रेट्स एंड सेस क्या होता है, मींस चार्जेस प्रीमियरली पेएबल बाय द लैंड ओनर। रेट्स और सेस का मतलब ये है कि ये चार्जेस जो कि पेएबल बाय लैंड ओनर है, जो कि लैंड ओनर्स ने पे करने हैं। इंक्लूड किसको पे करने हैं जी, उसमें क्या क्या कुछ शामिल है। लोकल रेट, ये कोई लोकल रेट है, रेट मतलब ये टैक्स ही होता है एक तरह, अंडर पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001। एनुअल केनाल रेट है, ये भी जो है वो टैक्स है, ठीक है, नहरों का, केनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873। और विलेज ऑफिसर का सेस है, विलेज ऑफिसर मतलब ये जो 5% जो है वो उसको नंबरदार को देते हैं, ठीक है, वो है। और विलेज के बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो है, उनको रेट्स और सेस भी कहा जाता है। सेस रेट्स टैक्स होता है और सेस जो है वो भी एक तरह का महसूल होता है। उसके बाद विलेज सेस है, मींस कस्टमरी सेस, कोई पुराने जमाने से कोई सेस चलता चला आ रहा है, ठीक है, ड्यू फ्रॉम द लैंड ओनर और एंड नॉन लैंड ओनर। गांव के सारे लोग जो है उनसे फायदा उठा रहे हैं, इसलिए वहां के सारे लैंड ओनर और नॉन लैंड ओनर सबके ऊपर ये लगाया गया है, ठीक है। ऐसे लोग जो कि गांव के अंदर जिसकी कोई जमीनें वगैरह नहीं है जरी, लेकिन वो वैसे घर है, सिर्फ उसका इतनी जगह है उसके पास कि घर बनाया हुआ है या किराए पे रह रहा है, तो वो शख्स भी जो है वो इसको पे करेगा। कॉमन विलेज पर्पस, नॉट फॉर प्राइवेट यूज, पर्सनल सर्विस और इंडिविजुअल बेनिफिट। लेकिन वो चीज जो है जरूरी है कि कॉमन पर्पस के लिए हो, कॉमन विलेज पर्पस के लिए हो, ठीक है, इंडिविजुअल पर्पस के लिए जो है वो नहीं होनी चाहिए। और डिवीजन ऑन वेदर असेस इज विलेज सेस रेस्ट कंक्लूसिवली विद द बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू। कहता डिसीजन किसी सेस को जो है विलेज सेस डिक्लेयर करना जो है वो किसके पास उसकी अथॉरिटी है, वो
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। ये विलेज सेस क्या होते हैं, वो शादी घर होता है, जैसे मैंने आपको बताया तालाब बनाया होता है कोई वहां पे, या वहां पे उन्होंने पंचायत घर बनाया होता है, या कोई और चीज बनाई होती है, तो या कोई चरागाह वगैरह होती है जिससे सारे लोग फायदा उठाते हैं, ये कॉमन बेनिफिट की कोई चीज होती है। और उसके ऊपर जो है वो सेस को डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो फिर सेस नहीं देता तो वो बाज़ का गांव वाले जो है वो खुद ही वॉलंटरीली आपस में एक दूसरे को पे करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि वो उसको सेस डिक्लेयर भी करवा लेते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में उसको लाजमी पे करना पड़ता है, बिकॉज गांव में बहुत सारे लोग जो है वो मना कर देते हैं। तो फिर जो लंबरदार हजरात हैं वो क्या करते हैं, वो इसको सेस डिक्लेयर करवा लेते हैं। तो विलेज ऑफिसर क्या मींस चीफ हेडमैन, ठीक है, ये चीफ लंबरदार है या लंबरदार है या फिर पटवारी है, ये तीनों क्या है इस कानून के तहत ये विलेज ऑफिसर है। उसके बाद आ जाता है जी रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट क्या है। इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मींस अ रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट हैविंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ ए रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट एज द केस में बी अंडर अंडर दैट प्रोविजन। वो ये कहता है कि इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की किसी भी प्रोविजन के अंदर, मींस अ रेवेन्यू ऑफिसर और अ रेवेन्यू कोर्ट। एक रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट का मतलब क्या है, हैविंग अथॉरिटी, जिसके पास ये अथॉरिटी है इस एक्ट के तहत टू डिस्चार्ज द फंक्शन, कि वो फंक्शंस अपने पूरे करे, ठीक है, अपनी लाइबिलिटी, अपनी जो उसके जिम्मे जो ड्यूटी है उसको पूरी करे। और फिर रेवेन्यू ऑफिसर कौन सी, जो कि उसको एज ए रेवेन्यू ऑफिसर दी गई है या एज ए रेवेन्यू कोर्ट दी गई है, एज द केस में भी, जैसे भी दी गई है, अंडर दैट प्रोविजन, उस प्रोविजन के तहत। इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट जो है वो है जिनको, जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें जो रेवेन्यू ऑफिसर को या रेवेन्यू कोर्ट को इस कानून ने दी है, इस एक्ट ने दी हुई है। अच्छा भाई, जागीरदार क्या है, जागीरदार देख लेते हैं जी। इंक्लूड्स एनी पर्सन अदर देन द विलेज सर्वेंट, एक ऐसा पर्सन है जो कि विलेज सर्वेंट नहीं है, टू होम द लैंड रेवेन्यू ऑफ अ लैंड हैज बीन असाइंड, जिसको लैंड रेवेन्यू असाइन किया गया इन होल और इन पार्ट बाय द गवर्नमेंट और बाय अ सर्वेंट ऑफ द स्टेट। या तो गवर्नमेंट ने पे उसको उसके जिम्मे लगाया, या फिर सर्वेंट ऑफ स्टेट ने उसके जिम्मे लगाया है कि आपने लोगों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है, किससे, लोगों से, अवाम, लैंड रेवेन्यू आपने कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को जमा कराना। बाज़ का ऐसा होता है कि वो गवर्नमेंट को जमा नहीं भी कराना होता, ये डिपेंड करता है। बाज़ का ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को जमा नहीं कराना होता बल्कि वो अपने पास ही रखता है। वो कौन, वो जो जागीरदार है। ऐसी सिचुएशन कौन सी होती है, ये उस तरह की सिचुएशंस होती हैं जब गवर्नमेंट उस जागीरदार से उसके बदले में कोई और बेनिफिट ले लेती है, सही है। तो जब गवर्नमेंट कोई और बेनिफिट ले रही होती है, चाहे उससे कोई मिलिट्री बेनिफिट ले रही है, ठीक है, या उससे जो है वो कोई और काम करवा रही है, उससे जो है वो उसने कोई गवर्नमेंट को कोई बहुत बड़ी सर्विस दी है जिसके अगेंस्ट उन्होंने इस तरह के जो है वो राइट्स उसको दे दिए, तो ऑन दी अदर साइड गवर्नमेंट उससे क्या कर रही होती है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, अब तो खैर ये जागीरदार वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उस जमाने में गवर्नमेंट जो है वो क्या करती थी, ऐसे लोगों को जो उनके बहुत ज्यादा लॉयल होते थे, जो उन्हें, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया हुआ था, जिन्होंने जंग आजादी के अंदर उनका साथ दिया था, ठीक है, जिन्होंने मुखबरियां की थी या जिन्होंने कोई और सर्विस दी थी, ये लाजमी नहीं है कि वो ऐसे लोग हैं, जागीरदार सारे ही ऐसे थे जिन्होंने मुखबरियां की हैं, ऐसे लोगों को भी दिए हैं इन्होंने। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कोई मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड किया, जिनके पास कोई, मिसाल के तौर पे कोई 1,000 फौजी थे और उन्होंने कहा कि जी हम 1,000 फौजी जो है वो सरेंडर आपको दे देते हैं, तो उसके बदले में हमें भी आप कुछ दे दें। तो गवर्नमेंट ने फिर उनको कुछ लैंड दे दी और फिर उसके बाद उसके लैंड रेवेन्यू के राइट्स भी असाइन कर दिए कि आप ठीक है, इनसे आप अपने अपने खर्चे खुर्चे पूरे करते रहे, ठीक है। तो इस तरह की भी सर्विसेज हो सकती हैं। तो इन फैक्ट जो है वो क्या है, जागीरदार ऐसा शख्स होता है जिसको असाइन किया जाता है कि आप इन लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ। इसके बाद लीगल प्रैक्टिशनर क्या होता है, ये वकील ही होता है एक तरह का, मींस एनी लीगल प्रैक्टिशनर विद इन द मीनिंग ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 एक्सेप्ट अ मुख्तार। मुख्तार कौन होता है, मुख्तार वो शख्स होता है जो के पहले जमाने के अंदर वो वकील नहीं होता था, ठीक है, वो लॉ का सिर्फ जो है वो ऐसा शख्स होता था जिसको कानून का पता होता था, और वो छोटे छोटे जो मुकदमात हैं, सिविल सूट्स वगैरह हैं, या इस तरह की जो, जिनकी नौयत जो है वो कोई बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है, जिस पे कोई बहुत बड़ी सजा नहीं हो सकती, ऐसे जो, और जो लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्वालिफाइड लॉयर को, वो क्या करते थे, मुख्तार को अपने साथ में जाके उसको पेश कर लेते थे, वो हल्का फुल्का जो है वो मामला जो है वो चल जाता था, गुजर गुजारा हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब मुख्तार का कॉन्सेप्ट नहीं है, अब जो है वो एक लीगल प्रैक्टिशनर है, ऐसा शख्स जो के रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट के अंदर, वो मस्ट बी अ लॉयर, ठीक है, एडवोकेट होना उसका जरूरी है और क्वालिफाइड होना जरूरी है। एग्रीकल्चरल ईयर क्या है, मींस द ईयर कमेंसिंग ऑन 16th डे ऑफ जून, 16 जून को ये स्टार्ट हो रहा है। ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में सवाल आ सकता है। और ऑन सच अदर डेट एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट फॉर एनी लोकल एरिया, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चरल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू टेनेंसी एक्ट एग्रीकल्चरल ईयर जो है वो 16 जून से स्टार्ट होता है। इसके बाद आ जाता है जी नोटिफिकेशन क्या है, मींस वो नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन ही होता है, पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट के अंदर वो जो लेटर होता है गवर्नमेंट की तरफ से निकाला जाता है कि ये कानून जो है वो हम आज से नाफिज कर रहे हैं, तो उसको नोटिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसमें कोई ऐसा कोई टेक्निकल बात नहीं है। उसके बाद इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, ये जमीन के ऊपर इंप्रूवमेंट करने की बात की जा रही है।
मींस परमानेंट वर्क इंक्रीजिंग टेनेंसी वैल्यू। ऐसा कोई परमानेंट वर्क जो कि टेनेंसी की वैल्यू, या उस जमीन की वैल्यू जो कि टेनेंट को दी गई है वो बढ़ा दे। कैसे? उस पे कोई कुआं लगा जो है वो बना दिया जाए। पहले कुआं नहीं था, पहले बारिश के ऊपर सारा इंहिसार था, कुआं लगा दिया और उसके साथ जो है वो बैल वगैरह लगा दिए और वो पानी निकाल रहे हैं और पानी से जमीन सैराब हो रही है, तो जाहिर बात है जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, जब जरूरत होगी पानी निकाल लेंगे। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बेहतर किया गया, खाले वगैरह पक्के किए गए, कोई ट्री लगा दिए गए, कोई वहां बिल्डिंग बना दी गई जहां पर जो है वो ट्रैक्टर खड़ा किया जाता है या बाकी जो है वो फसल को रखा जाता है। लेवलिंग जो है वो जमीन की कर दी। जमीन का जो लेवल है वो बड़ा जरूरी है और उसके लिए ऊपर बड़े पैसे लगते हैं, आजकल लेजर के साथ लेवलिंग वगैरह होती है। तो उससे फायदा ये होता है कि आप जमीन पे जब पानी लगाते हैं तो वो सारी की सारी जमीन तक पहुंच जाता है, किसी जगह खड़ा नहीं होता, और उसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। इट एक्सक्लूड्स ऑर्डिनरी फार्मिंग एक्ट। अच्छा, लेकिन इसमें ऑर्डिनरी फार्मिंग जो है वो शामिल नहीं है। को परमानेंट नेचर का कोई स्पेशल काम हुआ है सिर्फ वो शामिल है। ऑर्डिनरी या रूटीन कोर्स जो है वो शामिल नहीं है। जैसे कोई टेम्परेरी वॉल बना दी, ठीक है, अलहदा करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए दूसरों की जमीन से, उसके बाद रूटीन के कोई क्लीनिंग वगैरह कर दी, कुछ जड़ी बूटियां साफ कर दी या कुछ और कर दिया, तो ऐसे काम जो है उनको इंप्रूवमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। बीज फेंक दिया तो ये इंप्रूवमेंट नहीं है, खाद डाल दी इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है, स्प्रे कर दिया तो ये इंप्रूवमेंट नहीं है। तो ये तो रूटीन की एक्टिविटीज है, ये तो करनी करनी है। मस्ट नॉट रिड्यूस लैंडलॉर्ड्स अदर प्रॉपर्टी वैल्यू। और ये कोई ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए जिससे लैंडलॉर्ड की जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाए, यानी कि वहां पे कुछ ऐसा काम भी ना करें आप कि जिससे जो बाकी साथ की प्रॉपर्टीज हैं वो मुतासर हो जाए। अब इसके बाद आ जाता है जी मुकर्ररी दार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका अगर आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, दो तीन चीजें हैं इस पूरे एक्ट के अंदर, अगर आपको वो समझ आ जाती हैं, जैसे ऑक्यूपेंसी राइट है, ठीक है, जैसे मुकर्ररी दार है, जैसे जगीरदार है, ठीक है, ये दो तीन चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं तो समझ ले कि टेनेंसी एक्ट आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो ये जो पहला पहला मेरा लेक्चर है, जिन जिन बच्चों को ये समझ आ गया, इसके बाद आप इसको जैसे मर्जी पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा सारे का सारा, मैं इस चीज में श्योर हूँ। तो मुकर्ररी दार कौन है? मीन्स अ पर्सन इन अटक। अटक वाली साइड पे जो है ना मुकर्ररी दार रखे जाते थे, ठीक है, या रावलपिंडी वाली साइड पे, ये पोठोहार का जो इलाका है, पोठोहार प्लेट्यू उसको कहते हैं। हु वाज ऑफिशियली रिकॉर्डेड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एज मुकर्ररी दार, जिनको ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर मुकर्ररी दार कहा जाता था 1925 में और आफ्टर, या फिर उसके बाद, विद द लैंड ओनर कंसेंट, लैंड ओनर की कंसेंट से, ही इज लीगल हेयर्स या सक्सेसर आल्सो कंसीडर एज मुकर्ररी दार। वो जब उसकी डेथ हो जाएगी, एक वालिद है मुकर्ररी दार है, ठीक है, उसकी जब डेथ हो जाएगी तो उसका जो बच्चा है, ये ए ये भी मुकर्ररी दार होगा, ये बी है ये भी मुकर्ररी दार होगा, ठीक है, इसने यही कहा है। अब बच्चों मुकर्ररी दार होता क्या है, ठीक है, और इसके राइट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमने ये कहा कि एक तो सादा टेनेंट होता है, टेनेंट जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं होता, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं है, सही है। इसके सबसे कम राइट्स हैं, कभी भी इसको जो है वो निकाला जा सकता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि एक होता है ऐसा टेनेंट जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद है। ये ऐसा शख्स है जो कि, इसके अब सारी हम इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या कंडीशंस है, क्या कुछ होना चाहिए, ये पिछले कितने साल से काबज हो, पिछले इतने सालों से लैंड रेवेन्यू पे करता चला आ रहा हो। असल में ये जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाले टेनेंट थे, ये इसलिए इंट्रोड्यूस करवाए गए थे कि ताकि टेनेंट को ज्यादा से ज्यादा राइट्स दिए जाएं, और जो है जो जागीरदार हैं उनको उनको कमजोर किया जाए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे और वो ना तो खुद जमीन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, ना वो किसी को यूज करने के लिए दे रहे थे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या किया उन्होंने, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था इस एक्ट के तहत, सही है। तो इसको जो है वो निकाला भी नहीं जा सकता अनटिल अनलेस के जो है वो ऐसी रीजंस ना हो इसके पास कि उसको जो है वो वहां से निकालना जरूरी हो जमीन से, अदरवाइज इसको जमीन से बेदखल भी नहीं किया जा सकता। ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाला जो टेनेंट है ये ऐसा टेनेंट था। अब ये जो मुकर्रीदार है ये भी एक तरह का टेनेंट ही था, लेकिन ये इनसे इन बिटवीन था। यहाँ पर मुकर्रीदार जो है, ये इसको मैं एम लिख देता हूँ, ये मुकर्रीदार यहाँ पर जो है वो लाई कर रहा था, यानी इसके राइट्स जो हैं वो एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे टेनेंट से ज्यादा थे जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद है, लेकिन एक ऐसे टेनेंट से कम थे जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा देखें, ये वन वाला जो है ये एक ऐसा टेनेंट है जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं है, और ये टू वाला जो है ये एक ऐसा शख्स है जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद है, ठीक है। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का मतलब यह है कि लंबे अरसे से इसके बाप दादा तक जो है वो इस जमीन पर काबिज रहे हैं, लैंड रेवेन्यू पे करते रहे, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज पे अमल कर रहे हैं, जमीन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि गवर्नमेंट या कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर दिया कि इनको इनको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी दे दिया जाए, सही है। तो वो उसमें जो है वो उनका सारा कंडक्ट देखा जाता है, उनकी जमीन की हालत देखी जाती है, मल्टीपल चीजें हैं जो देखी जाती हैं, टाइम पीरियड देखा जाता है कि कितने अरसे से है, ये भी देखा जाता है कि क्या ये लैंड रेवेन्यू पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को या नहीं कर रहे। असल जो था वो ये था कि गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और लंबे अरसे से जो है वो है कि नहीं है। अच्छा, फिर इसके दरमियान में खास तौर पर ये जो अटक और रावलपिंडी वाले एरियाज थे वहां पर जो है वो उन्होंने क्या किया
एक ऐसी टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि मुकर्रीदार की। तो वो मुकर्रीदार के राइट्स जो है वो एक ऐसे टेनेंट से जो कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं रखता उससे ज्यादा थे, और राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाला जो टेनेंट है उससे कम थे, ठीक है। लेकिन इसके राइट्स जो है वो फिर भी काफी हद तक बेहतर थे, सही है। तो आगे इसको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं ये हम जो है वो आगे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा टेंडर था जिसको आसानी से नहीं निकाला जा सकता, निकाला जा सकता है लेकिन इतना ज्यादा परमानेंट नहीं था कि जैसे वो जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाला बंदा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंप्लॉइज के अंदर कैटेगरीज होती है ना। तो पहले डेली वेजेस वाले इंप्लॉइज होते हैं, डेली वेजेस आप अगर एम्प्लॉयमेंट के अंदर मिसाल है, उससे बेहतर जो है वो कुछ वो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, और उनसे भी बेहतर जो है वो रेगुलर होते हैं या परमानेंट होते हैं। तो ये भी इसी तरह से जो है वो एक इनकी आपस में क्या थी, एक दर्जाबंदी थी के बगैर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाला टेनेंट मुकर्रीदार, और उससे ऊपर जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाला टेनेंट। तो उम्मीद है कि आपको मुकर्रीदार इस एक मिसाल से मुकर्रीदार की राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी की और विदाउट राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी की काफी हद तक समझ आ चुकी होगी। लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है वो वही वाला है ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर का, आपने भी 1887 में रहना है, उससे वापस नहीं आना। अच्छा भाई, चैप्टर 2 है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, टेनेंट्स हैविंग द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब आपको ये पता लगेगा यहाँ पर कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी किस किस को मिलता था उस जमाने में। हिज फैमिली, अ पर्सन हैज अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इफ, अगर हिज फैमिली, चाहे उसका फादर है, ग्रैंडफादर है या ग्रैंड अंकल है कोई, हैज बीन फार्मिंग द लैंड फॉर 20 ईयर, 20 साल से जो है वो जमीन को जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, फार्मिंग कर रहे हैं, वहां पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, पेइंग द लैंड रेवेन्यू, उसका टैक्स पे कर रहे हैं, बाकी सारे रेट सेस वगैरह जो मर्जी जो है वो पे कर रहे हैं, लेकिन रेंट पे नहीं कर रहे। अच्छा, अब रेंट पे क्यों नहीं कर रहे भाई, जिसकी जमीन है उसको रेंट क्यों नहीं पे कर रहे? बात ऐसा होता था कि रेंट की प्रोविजन ही नहीं होती थी, उसके अगेंस्ट ये कोई और सर्विस उससे ले लेते थे, रेंट की जो प्रोविजन है वो मौजूद नहीं होती थी, क्योंकि उस जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने टैक्सेस इतने ज्यादा लगा दिए थे कि बाद जागीरदार ये कहते थे कि भाई हमारे से तो इसका टैक्स ही पे नहीं होता, तो आप ऐसे करें, आप जमीन अपने पास रखें, क्योंकि वो खुद तो जो है वो इतनी जमीन को काश कर नहीं सकते थे, तो वो रेंट इतने ज्यादा होते थे, सॉरी टैक्सेस जो है वो इतने ज्यादा होते थे कि बाज बात उनसे टैक्स भी नहीं निकलते थे, और गवर्नमेंट की जो है ऊपर से एक रिस्ट्रिक्शन भी थी कि 50 एकड़ वाली, अब वो मामला भी था कि आपने 50 एकड़ से ज्यादा नहीं रखने हैं, अगर उससे ऊपर हैं तो आप किसी को दें। तो ऐसी सिचुएशन में वो ये कहते थे कि आप जमीन को इस्तेमाल करें, ठीक है, इससे पहले जब तक कोई बेहतर कानून साजी नहीं होती है तब तक जो है वो आप इसको इस्तेमाल करें, और इसका जो है वो आप जो इसके रेट्स हैं, रेवेन्यू है, टैक्सेस वगैरह है, वो आप पे करते रहो। उस जमाने में जो लैंड रेवेन्यू है बड़ी हाई रेशो थी, ठीक है, ठीक ठाक किस्म के टैक्सेस लगाए जाते थे, जैसे आपने वो लगान मूवी के अंदर देखा होगा कि कैसे उनसे लगान वसूल किया जाता था। तो ये आप इसको ये ना समझिएगा कि ये छोटी मोटी अमाउंट होती है, ये ठीक ठाक किस्म की अमाउंट होती है। तो अगर आप ये देखें मिसाल के तौर पे कि अगर आपके पास जो है वो 100 एकड़ जमीन मौजूद है, तो 100 एकड़ के हिसाब से उन्होंने आपसे लगान वसूल कर लेना है, लैंड रेवेन्यू आपके ऊपर चार्ज कर देना है, बेशक आपको वहां से उतनी आमदनी हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर आपका जो फॉर्म जो बंदा मैनेज कर रहा है वो इतना एफिशिएंट नहीं है और अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, तो वो 100 जो एकड़ है वो तो आपके लिए अजाब बन जाएंगे, आप तो इसमें इतने पैसे भी नहीं कमा सकेंगे कि उससे आप अपना लगान या फिर लैंड रेवेन्यू जो है वो पे कर सके। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी ये करते थे कि वो नो रेंट बेसिस के ऊपर भी दे देते थे। इसमें मल्टीपल सिचुएशंस हो सकती है, मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है। ही वंस ओन्ड द लैंड बट लॉस्ट ऑनरशिप, किसी जमाने में उसके पास लैंड थी लेकिन बाद में ऑनरशिप जो है वो चली गई, नॉट बाय गवर्नमेंट फॉरफीचर, लेकिन लाजमी नहीं है कि गवर्नमेंट ने उससे जब्त कर ली हो, या किसी या वॉलेंटरी जो है वो उसने किसी को बेच दिया, कोई और कई भी रीजन हो सकती हैं, एंड कीप कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाइंग, लेकिन उसको का कब्जा उसके ऊपर मौजूद है, ठीक है, और वो उसको काश्त कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी क्या है, उसको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी दिया जा सकता है, यानी उसकी सर्विसेज तो है ना। ही हैज हिज एंसेस्टर सेटल्ड एज कल्टीवेटर, उसके जो एंसेस्टर्स हैं, उसके जो बाप दादा हैं, वो वहां पे एज ए कल्टीवेटर आए थे, काश्तकार के तौर पे उसको काश्त करते रहे, विद द फाउंडर ऑफ द विलेज, जो जिस बंदे ने इस विलेज की जो है वो बुनियाद रखी थी, जो भी इसका बड़ा चौधरी सरपंच था ना, उसने आके जब इसकी बुनियाद रखी तो उसके साथ एज ए कल्टीवेटर आए थे, और आके जो है उस वक्त से इसको वो पिछले वो 20-25 साल से क्या कर रहे हैं, इसको काश्त करते चले आ रहे हैं। और उसके बाद है स्टेट एंड हैविंग एंड हैव फॉर्म सिंस 31 अक्टूबर 1868 विदाउट ब्रेक। ये जो 1868 का जो एक्ट था उससे पहले से जो है वो इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, दरमियान में कोई ब्रेक नहीं है, ऐसा नहीं है कि 5-10 साल के लिए छोड़ के चले गए फिर वापस आ गए। तो अगर लंबे अरसे से जो है वो इस जमीन को जो है वो काश्त कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, ठीक है, उसका ख्याल रख रहे हैं, उसकी जरखेजी का ख्याल रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के हकदार हैं। यानी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का मतलब यह है कि उनको आसानी से निकाला नहीं जा सकता। जारी बात है, उन्होंने इतनी मेहनत की है, जमीन को काबिल काश बनाया, पहले हो सकता है लेवलिंग ना हो, पहले हो सकता है कि खाले ना हो, पहले हो सकता है कि वो जमीन इतनी अच्छी ना हो, तो उन्होंने सारी मेहनत की और उसको अचानक आके कोई भी निकाल दें, या जो लैंडलॉर्ड है वो कहे कि ठीक है भाई अब आपने जमीन काबिल काश बना लिया, अब इनको मैं भगा देता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो टेनेंट है उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर यहाँ पे क्या किया गया, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसीज और इस तरह की जो चीजें हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। ही वाज अ जागीरदार, या फिर वो जागीरदार है हु हैज कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाइड द लैंड फॉर 20 ईयर्स, को गवर्नमेंट की तरफ से कोई लैंड मिली है 20 साल से, तो वो उसको भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिल सकता है। इसके अलावा कोई और रूल्स हैं, इफ द टेनेंट शोज 30 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन, अगर टेनेंट जो है ये प्रूव कर देता है कि वो 30 साल से यहाँ पर
कंटिन्यूअसली जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है विद लैंड रेवेन्यू रेट सेस पेड, सारे जो है वो टैक्सेस वगैरह वो पे कर रहा है। देखिए लैंड रेवेन्यू रेट सेस वगैरह हर जगह पे इसका जिक्र है, यानी ये जरूरी है। कोर्ट विल अज्यूम ही क्वालिफाइज फॉर ए का क्या मतलब है, ए ये वाला है। ए का मतलब क्या है कि वो उसको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी दे दिया जाएगा, ठीक है, कि उसको वो एलिजिबल है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के लिए। उसके बाद है जी सेक्शन नंबर 6। आज मेरा ख्याल है कि हम इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम 10 सेक्शन कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जितने सेक्शन में कवर कर रहा हूँ अगर आपको समझ आ गई है ना, तो इसका मतलब यह है कि लैंड रेवेन्यू पूरे का सॉरी टेनेंसी एक्ट जो है वो आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर है जी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अदर टेनेंट्स रिकॉर्डेड एज हैविंग द राइट बिफोर पासिंग द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868। अब यहाँ पे उसके कहने का मतलब ये है कि पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868 यानी इससे पहले वाला जो एक्ट था, उससे पहले जो लोग जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी था, इस एक्ट के बाद भी वो उनके पास मौजूद है, उनके राइट्स बराबर है। इफ द टेनेंट वाज रिकॉर्डेड इन द ऑफिशियल रेवेन्यू रिकॉर्ड या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ROR है ना, रिकॉर्ड ऑफ राइट हमने पहले पढ़ा है, बिफोर 21 अक्टूबर 1868, ठीक है, 1868 वाला जो टेनेंसी एक्ट था उससे पहले अगर वो ऑक्यूपेंसी राइट रखते हैं तो फिर उनका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या होगा, बरकरार रहेगा। यानी इसका मतलब है कि इससे पहले भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का कॉन्सेप्ट मौजूद है या दिया गया है। एंड ही हैज कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाइड दैट लैंड सिंस देन, और उसके बाद से वो अब तक जो है वो उसने लैंड ऑक्यूपाई की हुई है, उस पर काश्तकारी कर रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है और दरमियान में छोड़ के कहीं नहीं गया। ही विल बी लीगली कंसीडर्ड एज हैविंग द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, तो कंसीडर ये किया जाएगा कि उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद है। unless a court had already decided otherwise before this act was passed, until unless के कोई कोर्ट जो है वो कोई और ऑर्डर ना दे दे, उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद रहेगा, ठीक है। हाँ लेकिन कोर्ट जो है वो किसी वजह से ऑर्डर दे सकती है, तो अगर अगर कोई कोर्ट कोई ऑर्डर दे देती है तो फिर उसको माना जाएगा, अदरवाइज उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो इंटैक्ट। उसके बाद है जी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड टेकन इन एक्सचेंज, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड टेकन इन एक्सचेंज। अब ये जमीन जो एक्सचेंज होती है उसमें ये बात हो रही है, इफ द टेनेंट एक्सचेंजेस हिज लैंड, ठीक है। अब ये मिसाल के तौर पे ये एक जमीन है, एक लैंडलॉर्ड उसने इतना हिस्सा जो है वो ए को दिया हुआ, सही है। अब वो कहता है कि ये हिस्सा मैंने खुद रखना है, आप ऐसे करेंगे जमीन का ये हिस्सा आप ले लें, ये हिस्से पे ए को वो शिफ्ट कर देगा, ठीक है। ये हिस्सा जो है वो क्या करेगा, वो खुद अपने पास रख लेगा। तो अब वो क्या हुआ, लैंड एक्सचेंज हो गई, जितनी जमीन यहाँ थी उतनी जमीन इधर दे दी गई। अब और उसके पास जो है ए के पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद है। अब क्या होगा, if the tenant exchanges his land with the same landlord for another piece of land, the new land will carry the same right of occupancy। तो अगर उसको पहले वाली लैंड पे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी था तो अब भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी उसका मौजूद है। वो ये नहीं कह सकता कि चूंकि आप यहाँ पर इस लैंड पे पुराने थे, अब आप यहाँ पे जो है वो बिल्कुल न्यू है, ठीक है, यहाँ पर न्यू है तो इसलिए आपका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी खत्म हो गया। तो अगर ऐसा वो करेगा तो इसको ये कंसीडर किया जाएगा कि इसने सिर्फ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी खत्म करने के लिए उसको नई जगह दी है। तो लॉ जो है वो इसकी इजाजत नहीं देता, अगर लैंड एक्सचेंज की गई है, कोई और जगह दे दी गई है, ठीक है, तो भी उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मुतासिर नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन ग्राउंड्स अदर देन दोज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द एक्ट। कहता है एक्ट में ऊपर जितनी भी चीजें बताई गई हैं, अगर कोर्ट को लगता है, ठीक है, या रेवेन्यू अथॉरिटी को लगता है, या जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको ये लगता है कि इसके अलावा भी कोई वैलिड रीजन है, तो वो किसी को ये जो ऑक्यूपेंसी राइट है वो दे सकते हैं, ठीक है, क्या राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी उसको दे सकते हैं। The law allows a person to claim the right of occupancy even on grounds not listed in the previous section। previous section के अंदर अगर वो नहीं भी कवर हो सका तो भी उसको दिया जा सकता है, लेकिन फैसला जो है वो रेवेन्यू कोर्ट या कोई रेवेन्यू अथॉरिटी करेगी जो कि इस पर्पस के लिए कॉम्पिटेंट है। उसके बाद है जी सेक्शन नंबर 9, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय मेयर लैप्स ऑफ टाइम। नो टेनेंट शैल एक्वायर अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। कहता कोई भी टेनेंट जो है उसको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा कि लैप्स ऑफ टाइम के इतना वक्त गुजर गया। मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है, ये एक पीस ऑफ लैंड है, इस पे ए जो है वो पिछले 30 साल से यहाँ पर काबज है, सही है, वो इस पे काश्त वगैरह कर रहा है, लेकिन ये लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहा, सेस पे नहीं कर रहा, ठीक है, रेट्स पे नहीं कर रहा, लेकिन ये कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में जाके ये कहता है, ये कलेक्टर के सामने जाके कहता है चूंकि जी मैं यहाँ पे सिर्फ 30 साल से यहाँ पे हूँ, तो ये जो है मेरा राइट है कि मुझे आप राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी दें। तो भाई सिर्फ लैप्स ऑफ टाइम से, सिर्फ यहाँ वक्त गुजारने से आपको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं मिलेगा, कानून ने क्लियरली बता दिया। तो उसके लिए आपको सारी शराइत पूरी करनी पड़ेंगी, आपने लैंड रेवेन्यू पे करना है, आपने सेस भी पे करना है, आपने रेट्स भी पे करने हैं, इसके अलावा भी जो आपके ऊपर लाइबिलिटीज हैं वो सारी की सारी आपने पे करनी है। तो वो कहता है कि सिर्फ टाइम गुजारना उस वक्त जमीन के ऊपर, मेयर लैप्स ऑफ टाइम जो है वो सिर्फ काफी नहीं है। असल चीज जो उनका मतमा नजर था वो क्या था, वो था लैंड रेवेन्यू, के लैंड रेवेन्यू उससे हमें इकट्ठा होना चाहिए। अब इसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 10, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय जॉइंट ऑनर इन लैंड हेल्ड इन जॉइंट ऑनर। कहते हैं कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय जॉइंट लैंड ऑनर इन लैंड, ठीक है, जॉइंट ऑनरशिप। अब जॉइंट ऑनरशिप में राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वो कैसे होगा,
कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा ये देखते हैं। इफ लैंड इज जॉइंटली ओन्ड बाय सेवरल पीपल, बहुत सारे लोगों के पास जो है एक लैंड है, बहुत सारे लोगों के पास है, ठीक है, देन नो सिंगल को ओनर कैन क्लेम अ सेपरेट राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ दैट लैंड। तो कोई एक बंदा, सिंगल बंदा जो है वो अकेला जाके ये नहीं कह सकता कि मेरा राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, बल्कि वो कलेक्टिव है। एक्सेप्शन इफ देयर इज अ रिकॉग्नाइज्ड कस्टम अलाउइंग इट देन इट बी पॉसिबल। अगर वहां पे कोई कस्टम मौजूद है, वहां पे कोई लीगल प्रेसिडेंस मौजूद है, किसी कोर्ट ने उसके बारे में जो है वो ऑर्डर दिया हुआ है माजी के अंदर, ठीक है, कोई डिसीजन वगैरह है कोर्ट का, ठीक है, या वहां पे लोकल कस्टम्स के अंदर ये चीज मौजूद है, फिर अदरवाइज जो है जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है किसी लैंड का, वो अकेले बंदे का नहीं है बल्कि पूरी उस लैंड का है। सही है, तो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या है, किसी सिंगल पर्सन का नहीं है बल्कि वो सारों के सारों का है। ले जी, ये था आज का हमारा लेक्चर। अच्छा तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था और ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था टेनेंसी एक्ट का, जिसमें हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है। पहले कुछ सेक्शंस जो है वो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ जाता है, आपने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तो इसके जो बाकी सेक्शंस हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो आपके टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफ़िज़।